बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अच्छा बेटा, ये आज मेरा दिल किया कि मैं आपके सामने जरा जो यूएचएस का 2019 का रिवाइज सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए रखूं और फिर जो चीज़ें रह गई हैं हम उस चीज़ों को डिस्कस करें। इसमें बेटा जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो हम लोग इन टॉपिक्स में से कवर कर चुके हैं, उसमें द सेल थॉरली हमने डिस्क्राइब किया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने थॉरली देखा, वैरायटी ऑफ लाइफ को, बायोएनर्जेटिक्स को, गैस एक्सचेंज को, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन को और इम्यूनिटी को। इसमें ये जो मैंने अभी टिक किए हैं ये हमारे वो चैप्टर्स हैं जो बेटा पार्ट 1 का हिस्सा है और पार्ट 1 के अंदर वो कवर थे। मैंने पूरी कोशिश की कि वो आपको करवाऊं। अच्छा, एक चीज जो मैं बेटा आपको इसके अंदर दिखाना चाह रहा था वो ये है, तो देखिएगा, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इज जनरली टू बी दी in conforms but not limited to the guideline given. The above guidelines are meant by the general facilitation of the student. Final paper setting is a sole prerogative to UHS Lahore. However, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपको बताए गए हैं ये वाले टॉपिक ठीक है कि एक सिलेबस तो हो सकते हैं, लेकिन ये एक हिंट हो सकता है इससे हटके भी पेपर में से आ सकता है। बेटा जब मैंने वैरायटी ऑफ लाइफ वाला टॉपिक आपको करवाया उसमें मैंने आपको किंगडम एनिमिलिया करवाया, किंगडम प्लाटी करवाया, उसमें मैंने आपको फंचाई करवाया, उसमें प्रोटिस्टा करवाया। उसमें इसलिए टाइम लिया कि ताकि आपका मैक्सिमम ये वाला सिलेबस कवर हो सके। क्योंकि ताकि ये वाली जो चीजें हैं जो वो कहते हैं ना, ये इट इज ये कि ये यूएचएस का राइट है कि वो कहीं से भी आपको वो पेपर बना के दे सकता है। एक गाइडलाइन जरूर है जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी बना के दे सकते हैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी आपको एनीमिलिया और उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाया जा सके। अच्छा, अब बेटा बात रही सेकेंड ईयर की, तो हम इंशाल्लाह आज से हम सेकेंड ईयर की सिलेबस का आगाज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सेल डिवीजन को देखते हैं और सेल डिवीजन में जो भी चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के और कल के लेक्चर में इसको खत्म करके हम और भी जो सेकेंड टॉपिक्स हैं उसको जल्दी जल्दी से देखें।
बिस्मिल्लाह। आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हम बेटा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो है सेल्फ साइकिल। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? काइंडली प्लीज। जी सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। What is the self cycle? थोड़ा सा it's a sequence of changes that produce growth, replication, and then finally division of cell. सेल के अंदर वो चेंजेस जो बेटा पहले उसको ग्रोथ करे, फिर उसको रेप्लिकेट करे, और फिर अल्टीमेटली सेल को डिवाइड कर दे। हम उस चेंजेस को, वो जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, हम उसको सेल साइकिल कहते हैं। बेटा आपको पता है दो प्राइमरी हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कंप्राइजेस ऑफ टू सब फेसेस। दो फेसेस होते हैं इसके, बल्कि आप यूं कह लें कि इसको सब ना कहें, कि फेसेस का नाम है। एक हम कहते हैं इंटरफेस, the phase between two consecutive mitotic phases। वो फेज दो कंसेक्टिव माइटोसिस फेजेस के दरमियान होता है, हम उसको बेटा इंटरफेस कहते हैं। इट इज अबाउट
एक तो ये हो गया, इट इज अबाउट नॉन apparent पार्ट ऑफ डिवीजन। ऐसे लगता है जैसे ये है ही नहीं, डिवीजन हो ही नहीं रही, बिल्कुल सेल वैसे का वैसे ही पड़ा है। इट मिसलीडिंगली called a resting phase। मिसलीडिंगली हम इसको कहते हैं कि ये रेस्ट है, हालांकि है नहीं। ग्रेट बायोकेमिकल फेज, ये वो फेज है बेटा जिसमें बायोकेमिकली सेल वेरी एक्टिव होता है। फिर हम कहते हैं, हम इसको मजीद तकसीम करते हैं G1 में, S में, G2 में एंड G0 फेज में। मैं रिपीट करने लगा। The sequence of this changes in the cell, the sequence in the changes of the cell in which cell grow, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, फाइनली सेल डिवाइड होकर दो सेल में तकसीम हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल। दो फेजेस के ऊपर मुश्किल होता है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। मैंने सबसे पहले इंटरफेज की वेटेड रीडिंग लिखी। द फेज बिटवीन टू कंसेक्टिव माइटोटिक फेजेस दे आर नोन एज इंटरफेज। ये apparently about non apparent part of the division, हमें नजर नहीं आता। मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, ऐसा लगता है जिसमें हम इसको रेस्ट फेज कहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ये रेस्ट हो नहीं सकती। अच्छा, हम बात करें बेटा कि इट्स अ फेज ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसको हम फर्दर G1, S, G2 एंड G0 में भी तकसीम करते हैं। What is S1? G1, sorry. What is G1 phase? इंटरफेस का G1 क्या है, तो देखिएगा। It's a period of extensive metabolism. It's a period of extensive metabolism. बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होती है। सेल ग्रो इन साइज, सेल साइज में बड़ा होगा। एंड synthesize डीएनए बेसिस, क्योंकि इसके बाद उसने अपने लिए डीएनए को बनाना होता है, वो डीएनए की बेस को। एंड enzymes for DNA replication। ये सारी चीजें वो G1 में सिंथेसाइज कर लेता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, G1 is a phase of extensive metabolism, सेल साइज में थोड़ा एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये तो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। सेल ओनली replicates से मुराद डीएनए रेप्लिकेशन।
सिर्फ अपने डीएनए रेप्लिकेशन का काम करेगा। किसमें? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G2 कैरेक्टराइज कैसे होंगे? व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ G2? हम इसको कलेक्टिवली प्री माइटोटिक फेज का नाम भी दे, फौरन में सेल डिवाइड होना होता है। इसमें सेल क्या करता है? सेल स्टोर एनर्जी, किस लिए? फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। एक पहला ये काम करता है कि वो अपने लिए एनर्जी को बनाता है। स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस करता है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर प्रोटीन के बनते हैं, एस्टर फाइबर एस्टर प्रोटीन से बनते हैं, पोलर फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, वो जो सेंट्रियोल्स हैं वो ट्यूबुलर प्रोटीन से बनते हैं। तो मतलब ये स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होगी, तो इसका मतलब है किसकी सिंथेसिस होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस फेज में भी जो सेल होते हैं, वो इस फेज में भी जो सेल है वो अपने आप को तैयार करेगा, किस लिए? ताकि वो सेल क्या कर सके? डिवाइड कर सके। सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो प्री माइटोटिक फेज यानी G2 फेज होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, what is interphase? Interphase is actually the phase between two consecutive mitotic phases. It's about non-apparent part of the division, misleadingly called resting phase. It's a phase of great biochemical activity and further subdivided into G1 S, G2 and G0 phases. G1 बेटा extensive metabolic stage होता है जिसमें cell grow in size, synthesize DNA bases and enzymes that are involved in DNA replication, because उसके जो next phase होता है it is only involved in DNA replication, यानी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। उसके लिए जितनी भी मटेरियल चाहिए होती है वो सारी G1 में कंप्लीट हो जाती है। फिर जब ये डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है फिर सेल अपने आप को G2 में ले आता है, और जो G2 होता है उसको हम प्री माइटोटिक फेज इसलिए कहते हैं कि जैसे ही बेटा ये कंप्लीट होता है उसके बाद फौरन से सेल में डिवाइड ही सिर्फ होना होता है। लेकिन डिवीजन के लिए उसको जरूरत किस चीज की है? एटीपी फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, स्पिंडल फाइबर। कौन से स्पिंडल फाइबर? बेटा मैंने अर्ज किया आपसे कि स्पिंडल फाइबर्स के अंदर काइनेटोकोर फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन के हैं वो बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर एस्ट्रल अपना ये होते हैं, फाइबर्स होते हैं वो एस्टर प्रोटीन से बनेंगे। जो उसके अंदर मैंने आपको एक और बताया माइक्रोट्यूबुलर यानी ट्यूबुलर फाइबर है वो ट्यूबुलर प्रोटीन के बनेंगे। तो मतलब जैसे जैसे फाइबर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रोटीन चाहिए होंगी वो भी G2 में बनेंगी। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी सिंथेसिस मतलब उनकी सिंथेसिस के लिए जो ट्यूबुलर प्रोटीन है वो भी यहीं पे सिंथेसिस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब जैसे ही सेल डीएनए को रेप्लिकेट कर लेते हैं फौरन से फिर वो अपने आप को प्री माइटोटिक फेज यानी G2 में ले आते हैं। अच्छा लेकिन बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सर ये आपने लिखा है ना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है तो उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस होती है G1 फेज में, तो सर वो कैसे होती है? बेटा जब भी सेल अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा तो वो राइबोसोम आर द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। सारी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी राइबोसोम सिंथेसिस करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करके जाएंगे फिर बाय द न्यूक्लियर पोर। अच्छा एक चीज बेटा आपने देखी है, हम कहते हैं जी पोस्ट माइटोटिक फेज जो होता है उसके बाद
cell do not divide further वो divide ही नहीं होते. For example, muscle cell, for example, nerve cell कहते हैं. ऐसे भी होते हैं जो पोस्ट माइटोटिक सेल जो होते हैं वो बेटा जी नॉट में चले जाते हैं. हम उसको जी नॉट फेज का नाम देते हैं. वो जी नॉट में इसलिए चले जाते हैं बेटा कि वो फर्दर सब डिवाइड डिवाइड उसमें डिवीजन नहीं होती. एक और भी है, एंड सेल्स ऑफ आई लेंस, यानी आप इसको पूरा लिख लें, सेल्स ऑफ आई लेंस. ये भी जो सेल्स होते हैं डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ एक दफा ही डिवाइड होते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते. जब ये बेटा डिवाइड नहीं तो हम कहते हैं जी नॉट फेज, ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं. ठीक हो गया जी. अच्छा, उसके बाद जब हम बेटा इसका एक साइकिल ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें जरा देखिएगा जी बेटा. नहीं, किसमें सर ये जो पोस्ट माइटोटिक फेज में चले जाते हैं इनमें कभी डिवीजन नहीं होती. हाँ, एक चीज आपने नोट रखनी है बेटा, समटाइम्स द सेल्स दे हैव undergone for few days, few months, few years, and some have gone under the lifetime ban. मतलब आप समझ लीजिए वो लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाती है, फिर वो कभी डिवाइड नहीं होती. जो रेड ब्लड सेल्स है मैं आपको बताता हूँ. हाँ सर, पोस्ट माइटोटिक फेज तो G1 फेज को नहीं कहते. नहीं, पोस्ट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना. फेज सम टाइम पोस्ट माइटोटिक फेज होता है, वो G1 फेज है. उसमें बाजू का सेल जो होते हैं वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करवाते ही नहीं है. उसमें ये है ये G1 पोस्ट माइटोटिक फेज, हम कहते हैं G1 को ही. लेकिन सम टाइम पोस्ट माइटोटिक फेज जो होता है हम उसको कहते हैं जी नॉट में एंटर हो गया, जिसमें सेल ने अपने आप को डिवाइड ही नहीं किया. जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, ये सेल ऑफ आई लेंस है. अब इसमें बहुत सेल ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ साइकिल जी. और ये किसी सेल के साथ होता है कि मतलब ओवरऑल? नहीं बेटा, ये आप देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देने लगा था, फिर क्वेश्चन पूछा गया. फॉर एग्जांपल हम देखें, हम ये कहते हैं कि जी जो हमारे मसल सेल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं. अच्छा, अब वो सारी जिंदगी डिवाइड होते हैं तो बेटा फिर जो आपके बाजू हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता. और इसी तरह अगर आपके नर्व सेल डिवाइड होते रहे तो जो हमारा ब्रेन साइज एक कंफर्टेबल जाके जोन के बाद दोबारा साइज के बाद जब वो एक साइज अटेन कर लेता है तो फर्दर डिवाइड नहीं होता. तो बेटा अगर वो डिवाइड होते तो यकीन करें ब्रेन का साइज ऐसे, और आप सर हमारे ऐसे होते जैसे पता नहीं पर क्या चीज रखी हुई. तो मतलब ये सेल जिनको एक नेचर ने फिक्स कर दिया हुआ है कि वो एक ग्रोइंग एज के बाद फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकते, दे हैव अंडरगॉन जी नॉट फेज आफ्टर पोस्ट माइटोटिक फेज. पोस्ट माइटोटिक फेज के बाद वो सेल्स जी नॉट फेज में चले जाते हैं. जब बेटा आप इसको डिवाइड करते हैं ये देखना जरा, आप अक्सर वो डायग्राम बनी हुई देखते हैं. जब आप डायग्राम बनी हुई देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें ये ऑर्गेनाइज हैं आपके लिए. इसमें आपके लिए क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है, एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर आपने वो इंटरफेस में लिखवाया मिसलीडिंगली कार्ड रेस्टिंग फेस, ये मिसलीडिंगली का क्या मतलब है? मिसलीडिंग का मतलब होता है आप गलत कहते हैं भाई, हम गलती से कहते हैं.
हम कहते हैं कि नहीं भाई ये बड़े आराम से सेल रेस्ट फेज में है, लेकिन रेस्ट फेज में नहीं है। सेल हमेशा अपने आप को तैयार रखता है जिसमें उसने अपने आप को डिवाइड करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट्स मिसलीडिंगली कॉल्ड, वरना सेल जो है वो कभी भी इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, इसको हम जी नॉट फेज कहते हैं। इसको हम G1 फेज कहते हैं। G1 फेज के बाद S फेज आएगा, जिसमें बेटा सेल क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे। ये सिंगल क्रोमोसोम है, इन्होंने डबल कर लिया। S फेज के बाद G2 फेज आता है, और G2 फेज में जो सेल होता है वो डिवाइड होता है। ये देखने में ये डिवाइड होके ये अपने आप को डिवाइड कर गया। एक ये, बल्कि इसको यू होना चाहिए, एक ये सेल अपने आप को यूं डिवाइड कर गया। जब ये डिवाइड कर जाते हैं तो हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एम फेज, यानी ये माइटोटिक फेज है, मार्कर खत्म हो गया। उसके बाद ये जी नॉट फेज है, जिसके बाद ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं होगा। G1 फेज है, G2 फेज है, मतलब ये पूरे का पूरा अगर आप कहें तो ये आपके पास एक लाइफ साइकिल ऑफ द सेल है, जिसको आप सेल साइकिल का नाम देते हैं। हम बेटा आगे चलते हैं फौरन से। हम कहते हैं कि इंटरफेज के फौरन बाद एक फेज आता है जिसको हम माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। माइटोटिक फेज, जिसको आप कहते हैं द फेज ऑफ appearing सेल डिवीजन। जिसमें सेल अपीरेंटली डिवाइड हो जाता है, हम उसको कहते हैं कि ये the phase of apparent cell division, that is known as mitotic phase। अच्छा, इसमें सेल divides into two daughter cells। दो डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। ये बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, दोनों के अंदर ये माइटोटिक फेज चलता है। माइटोसिस यानी सॉरी माइटोटिक फेज हैज टू सब फेजेस, मतलब दो उसमें इवेंट्स होते हैं। आप यूं कह लें हैव टू इवेंट्स। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। मेरा बेटा, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या है? इट्स अ डिवीजन of nucleus, that is karyokinesis। What is meant by cytokinesis? It's a division of cytoplasm, that is meant by cytokinesis। जब बेटा आप डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो साइटोकाइनेसिस है। जब आप डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को
यानी फर्दर डिवाइड करते हैं हम 4 सब फेजेस में। उन 4 सब फेजेस में सबसे पहला जो फेज है दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसमें सबसे पहले जो प्रोफेज है वो बेटा हम कहते हैं इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, उसको मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ। मतलब आप ये कहिएगा कि बेटा मैं सिर्फ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। अच्छा बेटा, जब ये क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंसेशन होगा तो कौन सी फॉर्म आपके पास बनेगी? द फॉर्म विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। याद करें वो फोर्थ चैप्टर जब हमने किया था, जब मैंने आपको सेल करवाया था, उसमें न्यूक्लियस वाला पार्ट करवाया, तो मैंने आपसे कहा था क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होगा फिर क्रोमेटिन मटेरियल फौरन किसकी शेप में आ जाएगा? क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। और जो क्रोमोसोम की टोटल लेंथ होती है दैट इज 0.25 to 0.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये बेटा फिर इतनी लेंथ इसकी हो जाती है। इसके बाद क्रोमोसोम become more chromatid। So बाद में दो क्रोमेटिड होते हैं। दो किस लिए? डुप्लीकेट हुए होते हैं। डुप्लीकेट इन